हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम इतिहास अध्याय 2 सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। खासकर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए। सवाल है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बताना है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो याद रखना है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, पिछला वीडियो में हमने अच्छे तरीके से समझा रखा है वहाँ पे कि आदि ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक युग किसे कहते हैं, ऐतिहासिक युग क्या है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखें, फर्स्ट पार्ट नहीं देखें, तो वहाँ जाकर जरूर देखिए। वहाँ पे डिटेल्स से हमने समझाया है कि हम लोग को इतिहास में क्या क्या पढ़नी है, कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है, प्रागैतिहासिक युग किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं, ऐतिहासिक युग क्या है, उन सब चीज़ों को डिटेल्स में वहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे कि प्रागैतिहासिक युग क्या है। तो प्रागैतिहासिक युग में क्या था ना कि वहाँ के उस समय के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लिखने के लिए नहीं जानते थे। वहीं बात करें आदि ऐतिहासिक युग के बारे में, तो उन लोग पढ़े लिखे तो थे, सभी लोग थे, उन लोग पढ़ सकते थे, ठीक है, उन लोग लिख सकते थे, लेकिन उन लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं। उसे आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल युग किसे कहेंगे? जिस युग में चीज़ों को लिखा गया है और उसी से हम लोग आज हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, उसे ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना था यहाँ पे। चलिए, ये बुक बहुत अच्छी किताब है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। वैसे याद रखिएगा कि हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम कोई इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि किताब अच्छी है, कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। ये महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी बुक है, सामान्य अध्ययन बुक है, जो कि प्योर एमसीक्यू बेस है। ठीक है, और ये 8वीं सीरीज के नाम से आई हुई है, भाग 1। इसका एक और पार्ट है, एक और बुक आई हुई है भाग 2 के नाम से। ठीक है, तो भाग 1 में आपको देखने को मिलेगा इतिहास, ठीक है, और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और राज्य व्यवस्था। ये इतना चीज़ देखने को मिलेगा इस बुक में। और भाग जो 2 आई हुई है, उसमें आपको अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा उसमें, और विज्ञान देखने को मिलेगा, और साथ साथ में अति अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सभी वहाँ पे स्टेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें डाले हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका सेक्शन क्या है, जो भी सेक्शन होगा तो वो बुक आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, मेरा सजेशन रहेगा बुक खरीद सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। और नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो इंपॉर्टेंट जहाँ पे कुछ दिया रहेगा उसका हम वहाँ से उसको फिर से टाइपिंग करके या फिर किसी तरीके से करके उसको हम टेलीग्राम चैनल पर आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे और देते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक की कहानी है। पिछला वीडियो हम बता चुके हैं। एक कांस युगीन सभ्यता थी ये सिंधु सभ्यता, कांस युगीन सभ्यता थी, अर्थात यहाँ पे कांसा जो होता है ना वो चलती थी, जो कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, याद रखना है, ये सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी ना, यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती हैं। कालक्रम के अनुसार बात करें तो यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की समकालीन है। अगर बात करें हम कालक्रम के अनुसार, तो ये जो जिस समय मेसोपोटामिया और मिस्र की या फिर जो मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता थी, जिसमें वहाँ पर पनप रही थी, जब चल रही थी, तो उसी समय की ये सभ्यता है सिंधु सभ्यता। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि का अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी लिपि का इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसी तो हम लोग कहते हैं आदि ऐतिहासिक युग। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हड़प्पा की खोज दयाराम शाह ने किए थे, लोथल का खोज SR राव ने किया था, सुरकोटदा जो है ये JP जोशी ने किया था, और यह धौलावीरा VKR थापा ने किया था। बताना है कौन सा सही मेल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब कुछ सही मैच किया हुआ है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, बिल्कुल सही है।
लोथल की खोज एस राव ने किया था, ये भी सही है। सुरकुटदा ये जेपी जोशी ने खोज किया था, ये भी सही है। लेकिन धौलावीरा की खोज ये जगपति जोशी ने किया था, ठीक है, 1967 में। ठीक है, ईस्वी भी पूछ लिया जाता है तो ईस्वी भी याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज किया गया था 1921 में, लोथल की खोज किया गया था 1955 में, सुरकुटदा की खोज किया गया था 1964 में, और धौलावीरा की खोज किया गया था 1967 में। ठीक है, किनके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। ठीक है, धौलावीरा की खोज की गई थी। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही मैच नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और भी सवाल पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज और एक ही हड़प्पा की खोज और लोथल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखिए, हड़प्पा दयाराम साहनी 1900 आपका है 21, और 1900 ठीक एक साल बाद राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि 1955 में लोथल की खोज की जाती है एस आर राव के द्वारा। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता तो छोटी सी सभ्यता तो थी नहीं है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। उत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो भारत पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान भी कुछ हिस्सा देखेंगे, तो इन क्षेत्रों में फैला हुआ था ये। तो भारत में देखेंगे कि कहाँ तक फैला हुआ था, ज़्यादा ज़्यादा इसको देखेंगे आप, गुजरात हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, तो इन जगहों पर सब फैला हुआ था ये। गुजरात का कुछ हिस्सा देखेंगे, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ ये पूरा एरिया में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। तो बताना है कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है कौन सा? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। चलिए बताइए, इसमें बताना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में से देखेंगे कि यहाँ पे जो हड़प्पा है ना, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि कालीबंगा देखेंगे आप, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है ना, और लोथल आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी डिटेल्स देख लीजिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंट गोमरी में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि रावी नदी पर, ये जरूर याद रखिएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसे हड़प्पा की खुदाई का प्रारंभ किया था। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा था। ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा था? ठीक है, हड़प्पा को तो इसने किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। ठीक है, तो ये भी नाम याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये नाम जरूर याद रखिएगा दयाराम साहनी का, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, खुदाई प्रारंभ की थी 1921 ईस्वी में, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? हमने बताया था ना कि मोहनजोदड़ो की खोज, सभ्यता की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी। देखिए, जितना लंबा नाम है मोहनजोदड़ो, उसी तरह से राखल दास बनर्जी, जितना लंबा नाम है उतने ही लंबा नाम खोजने वाले भी हैं। राखल दास बनर्जी कब खोज किए थे? 1922 में खोज किए थे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत में से कौन थी? विशाल स्नानागार, अन्ननागार, बड़ा भवन, या 2 मंजिला इमारत? तो विशाल स्नानागार यानी कि जो स्नान करने वाले जो होते जगह था वहाँ पे, उसको बोलते थे विशाल स्नानागार। और अन्ननागार जहाँ पे अन्न रखा जाता था, खाने पीने वाला सामान, है ना, दाल चावल वगैरह। तो बताना इसमें से कि सबसे बड़ा इमारत कौन सी थी? तो जाहिर सी बात है, अन्ननागार यानी कि अन्न रखने वाला जो स्थान होगा वो सबसे बड़ा होगा, अन्ननागार। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई थी। ठीक है, पहले बता चुके हैं हम। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ये जरूर याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यानी कि जहाँ मृतकों को दफनाया जाता था ना, तो वो टीला बना दिया जाता था, तो उससे कहा जाता था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? ये अन्ननागर है। ठीक है, जिसे ग्रेनी भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ग्रेन, अनाज जिसे कहते हैं। व्हीलर के अनुसार यह इमारत
कितना लंबा था? 45.71 मीटर लंबा। आने के 45 भी याद रख सकते हैं, 46 मीटर भी लंबा याद रखेंगे। सोचिए कि 46 मीटर कितना होता है, अच्छा खासा लंबा होता है ना। और ये 22 यानी कि 23 मीटर लगभग चौड़ा था। यह राजकीय भंडारनागर था, ठीक है, राजकीय भंडारागर था ये, ठीक है, याद रखिएगा। यह हड़प्पा में मिले 6 अन्ननागरों के लगभग बराबर है। सोचिए कि जो हड़प्पा में 6 अन्ननागर थे, यानी कि अन्य जो बाकी जो 6 थे उसके बराबर था ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख भवन है विशाल स्नानागार और सभा भवन आदि, ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने देखा, लोथल के बारे में बता ही दिए थे, ठीक है, और हड़प्पा के बारे में बता ही दिए थे। तो बताइए इसमें से कौन सही आंसर होगा। तो देखिए, भारत में स्थित कौन सा है? लोथल है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर, सी, लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और 1954-55 में ईस्वी में लोथल की खुदाई एस रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा, जिसे बंदरगाह कहते हैं आज की डेट में, के साक्ष्य मिले हैं तथा हाथी दांत से निर्मित पैमाना भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? यहीं लोथल में, जो कि अहमदाबाद जिला में है, गुजरात राज्य में, भगवा नदी के तट पर स्थित है ये लोथल, ठीक है। बाकी मोहनजोदड़ो तो जान ही रहे हैं कहाँ पे स्थित है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा कहाँ पे है? ये आपका पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो के बारे में, तो इसी खोज किया था 1922 में राखल दास बनर्जी, और ये भी है पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है, लड़काना जिला है शायद, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, जाति आधारित समाज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब जानते होंगे आप लोग कि सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? एक व्यवस्थित शहरी जीवन थी, है ना। यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य थे और बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं व्यवस्थित तरीके से जिंदगी यापन करते थे। देखेंगे यहाँ पे जो जो नली था, घर था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, है ना। तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी? व्यवस्थित शहर थी, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला की सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, है ना। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थीं और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल संधि पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता थी। सोचिए कि पर्यावरण अनुकूल जल निकास जो होता था, जल निकासी प्रणाली, आज भी देखेंगे, आज की डेट में हम लोग गाँव में देखेंगे जा करके, तो जहाँ जैसे तैसे नाली का पानी बहा देते हैं लोग, मतलब जैसे लगता है कितने असभ्य हैं हम लोग। लेकिन देखिए, सोचिए उस समय के ज़माने में मोहनजोदड़ो की कहानी देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में जब हम बात करें, तो वहाँ पे जल निकास प्रणाली जो थी बहुत ही सिस्टमेटिक थी, है ना। तो इसकी प्रमुख विशेषता कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पर्यावरण अनुकूल थी ये। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये कैसी सभ्यता थी? यहाँ पे व्यवस्थित शहरी जीवन थी, यहाँ पे ये इसकी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन सवाल है यहाँ पे कि प्राचीन माफ़ कीजिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? बताना है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है ना, ये बताना किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, रंगपुर ये गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भादर, यानी कि अभी आज की डेट में से मांदर कहते हैं, तो उस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी खुदाई की गई थी 1953-54 में, ठीक है ना। यहाँ पे डिटेल्स दिया होगा, देख लेते हैं। कहाँ पे चले गए हम लोग? यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं,
रंगपुर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भादर यानी कि मादा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पठारी एवं समतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटों के प्रयोग एवं धान की भूसी के साथ साक्ष्य भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो याद रखना है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी और रुद्र देवता या पशुपति, जिसे शिव कहते हैं, की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक कुछ ऐसा होता है ना, ध्यान रखिएगा ये वाला। तो ये इसकी पूजा किया करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है हमारा 9। ठीक है, चलिए बताना है यहाँ पे कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की जो एबिलिटी थी, वो जो उपलब्धता थी, है ना, अवेलेबल कहाँ थे, ये बताना है। प्राचीन साक्ष्य किससे मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, या फिर वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में। जो पंच किया जाता था ना, ठीक है, जो चांदी के सिक्के होते थे, तो जो पंच किया जाता था, है ना, जिस तरीके से जो पंच करके कुछ कुछ छाप दिया जाता था, नक्काशी कर सकते हैं जो किया जाता था, तो वो उस सिक्कों में से पता चलता है। कैसे साक्ष्य प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। तो याद रखना है यहाँ पे कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती हैं। ठीक है, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द रत्न एवं चांदी आयात की जाती थी। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो देखेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में अभी तक देखेंगे कि तांबा भी मिल चुका है, स्वर्ण भी मिल चुका है, यानी कि सोना भी मिल चुका है, चांदी भी मिला है, लेकिन यहाँ से लोहा अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु परस्तर यानी कि जो पत्थर कहते हैं एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गांधार कह सकते हैं, पाकिस्तान से मिले लोहे के उपकरण हैं जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। प्रदेश के सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल के बारे में बात करें तो ये आपका राखीगढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डिटेल्स देख लेते हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत सिंह के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है, ये है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी से
प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? बताना है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नटराज, नर्तकी, बुद्ध, नरसिम्हा। तो याद रखना है यहाँ पे नर्तकी, नर्तकी का देखेंगे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रचना हुआ करती थी यहाँ पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नर्तकी, ठीक है, डांस जिसे हम लोग डांसिंग गर्ल कह सकते हैं की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित तरल मोम विधि पर आधारित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बाकी पहले ही बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सैंधव सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का वृहद जो स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो आसान सा सवाल है, सबको पता होगा ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे इसे खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी किया था। कब किया था? 1922 में। ठीक है, और यहीं से विशाल स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। और इसकी जो देखेंगे कि इसे जो डायमेंशन है वो इतना है, 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। धर्म जो होते थे, धर्म को जो धर्म के नाम पर जो अनुष्ठान किया जाता था, तो उस संबंधी यहाँ पे स्नान किया जाता था इसमें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? बताना है कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो याद रखिएगा हड़प्पा के लोग यहाँ पे कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, सबसे आगे थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। यहाँ के लोग कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों जैसे कि चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। यूनान के लोग कपास को सिंडन या सिडोन कहते थे, जिसका विकास सिंधु शब्द से ही हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।